Again, welcome you all in this session on behalf of Sri Yash classes. And in this session, we are talking is the previous session on issue of shares, अंशों का निर्गमन. हमने इस पर बात करी किस प्रकार से अंशों का निर्गमन होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, उससे रिलेटेड एंट्रीज क्या होती हैं. आज उससे एक कदम और आगे ले चलते हैं आपको, और वो है फोरफीचर ऑफ शेयर्स, ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स का. जनरली क्वेश्चन जो बनता है वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से फोरफीचर पर ही बनता है. फोरफीचर और उनका री इशू, क्योंकि ये एक ऐसा टाइटल है कि जिसमें अभी तक जितनी बातें की गई वो सारी के सारी एक में ही क्वेश्चन में आकर के समाहित हो सकती हैं. नाउ व्हाट इज फोरफीचर? फोरफीचर का मतलब होता है अंशों का हरण. सरल शब्दों में हम कह सकते हैं हरण को एक तरह का अंशों को जब्त करना. जैसे कि हम जानते हैं कि यदि कोई एग्रीमेंट किया जाता है किसी वस्तु के लेने देने का, तो उसको कुछ पहले एडवांस दे जाता है, भाई ये वस्तु मैं इस तारीख को ले लूँगा. मान लीजिए 5,000 में तय हुई, ये 1,000 रुपये अभी लो, ये वस्तु मेरी होगी, मैं 3 दिन बाद इसका आकर के ले जाऊँगा और पेमेंट कर दूँगा आपको. 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 1 सप्ताह हो गया, वो सामने वाली पार्टी नहीं आई और 15 दिन बाद वो हाथ से की थी वस्तु, तो सामने कहता है भाई अब तो कौन सी वस्तु तो गई, क्योंकि उसके द्वारा जो पेमेंट 1,000 रुपये था वो जब्त कर लिया गया है. उसी प्रकार से यदि अंशों का समय पर अंशों की राशि का समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो प्रॉपर नोटिस वगैरह देने के बावजूद भी यदि अंशधारी पेमेंट नहीं करता है टाइम पर, तो कंपनी को अधिकार होता है कि जो अंश उसको इश्यू किए गए हैं और वो टाइम पर पेमेंट नहीं कर रहा है तो उन अंशों को जब्त कर ले. हरण करना इसको कहते हैं अकाउंटेंसी की भाषा में फोरफीचर करना. फॉरफिट कर सकता हो कंपनी उस शेयर्स को जिनका की पेमेंट अंशधारी ने नहीं किया. एक बात. दूसरी बात, फॉरफीचर का प्रभाव क्या होता है अकाउंटेंसी पर? फॉरफीचर का प्रभाव ये होता है कि कंपनी जब उन अंशों को वापस ले लेती है, जब्त कर लेती जो इश्यू किए थे अंशधारी को, और जिसने पेमेंट नहीं किया उसके अंशों को, तो जितना पेमेंट अंशधारी ने कर दिया था वह ही फोरफीचर की राशि कहलाती है और वो एक प्रकार का प्रॉफिट है. और ये प्रॉफिट है वो कैपिटल नेचर का है, पूंजीगत प्रकृति का. पूंजीगत प्रकृति का मतलब ये हुआ कि इस राशि का उपयोग केवल पूंजीगत खर्चों के लिए ही किया जा सकता है, किसी और काम के लिए इसका उपयोग नहीं हो सकता. इसलिए इसको कैपिटल रिजर्व में बाद में ट्रांसफर भी करेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे तब बात करेंगे उस पर ये एक तरह का कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है. अब इससे संबंधित एंट्री क्या क्या होती है जरा देख लीजिएगा. एंट्रीज इस तरह से होती है, सावधान. एंट्रीज जैसे पहले मैं बता चाहूँगा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होता है. सबसे पहली एंट्री, अंशों को जब्त किया. यदि अंश ना तो प्रीमियम पर निर्गमित है और ना डिस्काउंट पर निर्गमित है, अर्थात 8 पार हैं. यदि अंशों को 8 पार निर्गमित किया था और अब उनको जब्त किया जा रहा है तो एंट्री की जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल अकाउंट और टू शेयर फोरफीचर अकाउंट. ये अंशों के जब्त करने पर कैपिटल डेबिट होगा उस राशि से जो अभी तक कॉल की गई है, कॉल्ड अमाउंट, जो पैसा अभी तक मांग लिया गया है उससे शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे. 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये मांग लिए गए हैं तो 100 रुपये से डेबिट करेंगे. 100 रुपये का शेयर पर तो अभी तक हमने 80 रुपये ही मांगे तो 80 रुपये से डेबिट होगा. कितनी राशि मांगी गई है अभी तक उससे शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे. ध्यान रहे.
अलॉटमेंट क्रेडिट होगा उस राशि से जो कॉल की है परंतु पेमेंट नहीं हुआ, कॉल्ड एंड नॉट पेड। उसी प्रकार से कॉल भी कॉल्ड एंड नॉट पेड होगा। जो राशि हमने मांग ली है, कंपनी ने मांग लिया है, कॉल किया है, उसका कहा कि भाई पेमेंट कर दो, और उसने पेमेंट नहीं किया है, उस राशि से वे अकाउंट जो संबंधित अकाउंट होगा, अलॉटमेंट होगा तो अलॉटमेंट भी क्रेडिट होगा, कॉल फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगी उन पर पैसा मांग लिया, पेमेंट नहीं किया तो वो भी क्रेडिट होंगे। जिन जिन पर पैसा मांगा गया है और अंशधारी ने भुगतान नहीं किया है मांगने के बावजूद, उन खातों को उस राशि से क्रेडिट किया जाए। क्लियर होगी? ओके। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, शेयर फॉरफियर उस राशि से क्रेडिट होगा जो कॉल किया है, कॉल्ड एंड पेड अप। कंपनी ने कॉल किया कि पेमेंट कर दो, एप्लीकेशन का कॉल किया, पेमेंट कर दिया, अलॉटमेंट का कॉल किया, पेमेंट कर दिया, फर्स्ट कॉल का कॉल किया, पेमेंट नहीं किया, अंशों को जब्त कर लिया। तो जो कॉल कर लिया है और अंशधारी ने उसका पेमेंट कर दिया हो तो उससे शेयर फॉरफिचर क्रेडिट होगा। यही एक प्रकार का प्रॉफिट होगा। ये जो है यही प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट होगा। बाकी ये प्रॉफिट नहीं है ऊपर वाले, ये प्रॉफिट का हिस्सा होगा। और ये बड़ा सावधानी से कैलकुलेट करना पड़ता है, क्वेश्चंस आएंगे तब पता लगेगा आपको, परंतु अभी इस बात को समझिए। शेयर फॉरफिचर उस राशि से क्रेडिट होगा जो कंपनी ने कॉल कर ली है और अंशधारी ने जिसका पेमेंट कर दिया हो। कौन कौन सी का पेमेंट किया है ये देखना होगा और उसका टोटल करके उस राशि से क्रेडिट किया जाएगा। ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, जब शेयर प्रीमियम पर इश्यू हो, एट प्रीमियम, शेयर प्रीमियम पर इश्यू हो तो दो स्थितियां बनती है। पहली स्थिति उसकी, व्हेन प्रीमियम नॉट पेड, जब पैसा मांगा उसे, अलॉटमेंट का उसने नहीं दिया, अलॉटमेंट पर अपने प्रीमियम भी मांगी थी तो प्रीमियम भी नहीं दी उसने, तो ऐसी स्थिति में एंट्री होगी। देखिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। इस अगेन शेयर कैपिटल उसी से डेबिट होगी जो कॉल, जितनी राशि टोटल भी कॉल की गई उससे। शेयर प्रीमियम उससे डेबिट होगी जो प्रीमियम हमने मांगी थी वो उसने नहीं दी है, क्योंकि जब शेयर प्रीमियम मांगी होगी तब एंट्री हमने की होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, तो शेयर प्रीमियम वहाँ क्रेडिट हो चुका। और जब वह क्रेडिट होकर प्राप्त नहीं हुई तो फिर उसको कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए डेबिट कीजिए। ध्यान आया, समझ में आ गई बात कि ये डेबिट क्यों हुआ है। यदि शेयर प्रीमियम पर इश्यू किए गए हो शेयर्स, तो जब शेयर अलॉटमेंट ड्यू होता है तो एंट्री हम करते हैं शेयर कैपिटल शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। तो शेयर प्रीमियम वहाँ कॉल करते समय क्रेडिट की जा चुकी है, और अब जब पेमेंट की बात आई है तो पेमेंट मिल नहीं रहा है। पेमेंट नहीं मिल रहा है तो जो क्रेडिट की गई है शेयर प्रीमियम उसको कैंसिल करना पड़ता है, इसलिए शेयर प्रीमियम को डेबिट किया जाए। बाकी दूसरी तीसरी स्थिति अलॉटमेंट को क्रेडिट करने की वही होगी, कॉल को क्रेडिट करने की वही स्थिति होगी, फॉरफिचर को क्रेडिट करने की स्थिति वही होगी। जो चेंज होगा वो चेंज केवल यहाँ पर है शेयर प्रीमियम में, ध्यान रहे, बाकी कोई चेंज किसी तरह का नहीं है। दूसरी स्थिति, व्हेन प्रीमियम पेड, यदि प्रीमियम का पेमेंट कर दिया हो तो क्या होगा, तो स्थितियां वही रहेगी।
फर्क इतना होगा, शेयर प्रीमियम को ना डेबिट करेंगे ना क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब अलॉटमेंट पर पैसा मांगा था, जब प्रीमियम ड्यू होती है तो वहाँ पर प्रीमियम को क्रेडिट किया, एंट्री की थी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। अब वो मिल गई है, अब जब मिल गई है तो क्रेडिट है तो क्रेडिट ही रहेगी, कुछ नहीं करना आपको उसका। बस समझ में आ गई, बाकी एंट्री वही रहेगी जो कि त्यों, किसी तरह का कोई चेंज इसमें नहीं होगा। ये ध्यान रहे, इस प्रकार की एंट्रीज होती हैं। अब आती स्थिति जब शेयर्स को हमने डिस्काउंट पर इशू किया हो, थर्ड पोजीशन, शेयर्स एट डिस्काउंट, बट्टे पर निर्गमित किए गए हो तो हम एंट्री करते क्या है, अलॉटमेंट के टाइम पर बट्टा दिया है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब डिस्काउंट दे दिया और शेयर फॉरफिट हो गए तो डिस्काउंट को कैंसिल करते हैं तो एंट्री हो जाती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये एंट्री होंगी। डिस्काउंट क्योंकि डेबिट कैसे कैंसिल करने के लिए क्रेडिट किया जाता है, बाकी की एंट्री में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वो इसमें डिस्काउंट में आ रहा है और कोई किसी तरह का चेंज नहीं होगा। ये एंट्रीज हैं जो कि आपको उस समय फॉरफीचर करते समय ध्यान में रखनी होंगी। अभी एग्जाम्पल लेते हैं तो उससे सारी चीज़ें क्लियर होंगी, परंतु फिर याद दिला दूँ, फॉरफीचर की जो प्रॉब्लम होती है वो सारी जितनी भी अभी तक के प्रॉब्लम लिए उन सबको समेटे हुए भी होती हैं, और नई प्रॉब्लम ये और आ जाती है, तो इसलिए यहाँ पर आकर प्रश्न में और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। फिर जब रेशियो होगा तब फिर और बढ़ेगा, तो ध्यान रखिएगा, बड़ा सावधानी समझने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल इस सेशन में हम इतनी बात पूरी करते हैं। अगले सेशन पर अब हम इस पर एक एग्जाम्पल लेकर के इसमें डिटेल में सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे किस प्रकार से किया जा सकता है। थैंक यू।